Okay, students, so let's look at this question. The question says choose the incorrect statement. मतलब सारी स्टेटमेंट सही है, कोई एक इनकरेक्ट है, उसी को आपने ढूंढना है। आइए वन बाय वन देख लेते हैं। इन बर्ड्स मतलब पंछियों में, एंड मैमल्स और मैमल्स में स्तनधारियों में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। देखो मैमल्स का तो पता है हमें कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। मेल जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको पेनिस बोलते हैं उसको वेजाइना में इंसर्ट करता है और स्पर्म को ट्रांसफर करता है, और फिर जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के फिलिपियन ट्यूब के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करता है, ओवम से जाके मिल जाता है। ये तो हमें पता है। लेकिन बर्ड्स में क्या होता है? क्या बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है? बिल्कुल इंटरनल है। बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। थोड़ा सा आपको एनिमल किंगडम बता देता हूँ, सिर्फ कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स। अगर आप मछलियों में आएंगे, किसमें आएंगे? मछलियों में, फिशेस में, तो दो तरीके की फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, वेराज बोनी फिशेस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। क्योंकि बोनी फिशेस से इवॉल्व हुए हैं फ्रॉग्स, तो फ्रॉग में भी फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है। लेकिन प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेसिवली जब इवॉल्व हुए फ्रॉग्स इनटू यानी एम्फिबियंस इनटू क्या कहते हैं, इनटू रेप्टाइल्स, ठीक है ना, तो रेप्टाइल्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल आ गया। फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तीनों में फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। तो फिशेस में दोनों तरीके का हो सकता है, डिपेंडिंग कौन सी फिश की बात हो रही है। कार्टिलेजिनस तो इंटरनल, बोनी है तो एक्सटर्नल। एम्फिबियंस में इट्स एक्सटर्नल, उसके आगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है कि बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें अगर आप रेप्टाइल्स भी ऐड कर देते तो भी ये ट्रू ही रहता। तो बर्ड्स, मैमल्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेक्ट, तो ये ठीक है। कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। पहले तो समझे कोलेस्ट्रम क्या है। जब नया नया डिलीवरी होती है बेबी की, तो शुरू में जो 1 से लेकर 2 दिन या 3 दिन जो मदर्स मिल्क आता है वो काफी गाढ़ा होता है, काफी उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। प्लस वो येलो कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम पिगमेंट्स। और साथ ही साथ उसके अंदर काफी सारी एंटीबॉडीज होती हैं, स्पेशली आईजीए टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं मेनली। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? जो बच्चे को बचाती हैं फ्रॉम द डिजीजेस। ठीक है ना, जो मदर ने अपनी जिंदगी में डिजीजेस एक्वायर की होती हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो आईजीए एंटीबॉडीज मेनली बनी होती हैं वो मिल्क सेक्रीशन में आती हैं शुरू के 2 से 3 दिन। इसलिए कहा जाता है कि जो दूध है, जो कोलेस्ट्रम है, जो पीला गाढ़ा मदर का दूध है शुरू के 2-3 दिन में, ये बच्चे के लिए पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी गुड फॉर nurturing the health of the infants because it contains, not just contains the antibodies, but it is also very fit as and has a very strong nutrient value। उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स एंटीबॉडीज बिल्कुल, एंड न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ठीक है। हाँ हाँ, याद रखिएगा 2 से 3 दिन बाद जब मिल्क का कलर थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा येलोइश से थोड़ा सा लाइटर पेल कलर में आ जाता है, तब हम उसे कोलेस्ट्रॉम नहीं बोलते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम शुरुआत के दूध को बोला जाता है। देन कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो है, इट इज अ लेयर ऑफ द एग जो कि जोना पेलुसिडा के बाहर होती है। ठीक है, रेडिएट कर रही होती है चारों डायरेक्शन में, लाइक कोरोना। कोरोना मतलब जैसे एक इलेक्ट्रिकल क्लाउड, ठीक है ना, तो इसलिए हम रेडिएट कर रही है, तो कोरोना रेडिएटा बोलते हैं उसको। ऑफ द ओवम इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। तो कह रहा है कोरोना रेडिएटा जो है वो ओवम के अंदर ऐसे चेंजेस ला रही है मेम्ब्रेन में, जो कि ब्लॉक कर रहा है एंट्री ऑफ द स्पर्म। देखो, जो एंट्री ऑफ द स्पर्म ब्लॉक होती है ना, अब आप सोचेंगे सर एग में एंट्री ऑफ स्पर्म ब्लॉक करनी है? नहीं, एडिशनल स्पर्म मतलब एक स्पर्म आ गया, उसने फर्टिलाइज कर दिया, अब दूसरा स्पर्म ना आए, ठीक है ना, तो एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज ना करें, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, एक स्पर्म आने के बाद रास्ता रोक देते हैं, दूसरा स्पर्म ना आए। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक, एक होता है स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, एग की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, ठीक है ना। अब पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से जो आसपास के स्पर्म होते हैं सारे रिपेल कर जाते हैं।
उसके बाद हम सेकंड काम क्या करते हैं, तो जो ज़ोना पेलुसिडा है, कौन है, ज़ोना पेलुसिडा है, उसके अंदर हम चेंजेस ले आते हैं। उसमें वो जो प्रोटीन्स रहते हैं जो जो जरूरी है स्पर्म से बाइंड करने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। भाई फर्टिलाइजेशन होने से पहले स्पर्म आके ज़ोना पेलुसिडा से बाइंड करता है। अगर ये बाइंडिंग कामयाब रहती है तो ही ज़ोना पेलुसिडा अलाउ करती है स्पर्म को कि तुम अब मुझे डिग्रेड करो थोड़ा सा और अपना रास्ता बना लो एग की तरफ। अगर ये इंटरेक्शन फेल हो जाती है तो ज़ोना पेलुसिडा डिग्रेड नहीं करती है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे बढ़ नहीं पाता है। इस इंटरेक्शन के लिए ज़ोना पेलुसिडा के कुछ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे ही एक स्पर्म अंदर चला जाता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द एग, ठीक है, और वो केमिकल्स डिग्रेड कर देते हैं द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, या स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर देते हैं ओवरऑल ऑफ द प्रोटीन्स जो कि ज़ोना पेलुसिडा के होते हैं, जो स्पर्म से इंटरेक्ट करते हैं। तो अब कोई भी नया स्पर्म आकर ज़ोना पेलुसिडा से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, और क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता तो वो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। ठीक है ना। तो ये जो काम मैंने आपको बताया, या तो एग मेम्ब्रेन का है, पोलैरिटी को चेंज करना, ठीक है ना, या ज़ोना पेलुसिडा का है, कोरोना रेडिएटा का नहीं है। पॉलीस्पर्मी यानी फर्टिलाइजेशन बाय एडिशनल स्पर्म में कोरोना रेडिएटा का कोई भी एज सच सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। ठीक है, ये काम कोरोना रेडिएटा नहीं करता। तो हमारा आंसर सी हो जाना चाहिए, क्योंकि यही स्टेटमेंट है जो कि कैसा है, गलत है। और पूछा क्या है, गलत ही पूछा है। लेकिन फिर भी हम डी ऑप्शन भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपने याद रखना है, आपने सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कोई ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ते, जब हम अगले ऑप्शन पे आते हैं तो हमें एहसास होता है अरे ये भी तो ठीक लग रहा है, फिर पिछले वाले में क्या गलती थी। फिर हम देखते हैं अरे हाँ पिछले वाले में हमने ये नहीं देखा, ओहो हो अच्छा वो हमने नीचे वाला देख लिया, ये ना देखा होता तो हम तो ये इसी को मार्क करके चले जाते हैं। इसलिए ऑलवेज मेक इट अ हैबिट। कुछ टाइम फालतू लग जाएगा लेकिन डबल श्योर होना जरूरी है। सारे ऑप्शन देखें। खैर डी ऑप्शन, इन द ह्यूमन फीमेल implantation is the process of embedding of blastocyst in the endometrium। बिल्कुल ठीक बात है कि इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांट करना, जैसे बम इम्प्लांट कर दिया मैंने। कैसे इम्प्लांट किया, ठीक है, मैंने एक जगह पे लगा के फिट कर दिया। तो हम क्या किया, हमने ब्लास्टोसिस्ट को फिट कर दिया किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये एकदम स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इम्प्लांटेशन इज द एम्बेंडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो डी करेक्ट, बी करेक्ट, ए करेक्ट, क्या है इनकरेक्ट, सी है इनकरेक्ट, इसलिए सी ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आंसर है सी। और कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने, बहुत वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स लगाए हमने यहाँ पर। ठीक है, तो आप इन जनरल बोल लीजिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट लगाया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, लैक्टेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, हमने फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का और लैक्टेशन का और ये क्या कहते हैं इसको, अगेन प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट लग गया है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगे हैं हमारे, हमें प्रेगनेंसी के बारे में पता होना चाहिए, हमें फर्टिलाइजेशन के बाद पता के बारे में पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, और हमें लैक्टेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और सी हो गया आपका आंसर। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन।